हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज सर आपकी लीव पे शायद 3 दिन लीव पे रहेंगे, मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आई विल टेक योर मैथ्स क्लास। अब ये जो कल वाला मॉक टेस्ट था आपके लिए फर्स्ट एडवांस का मॉक टेस्ट था, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट है इसका पेपर डिस्कशन, और आप लोगों का भी इसका एनालिसिस बहुत प्रॉपरली करना है, एवरीवन, ठीक है? So after every mock test, make one diary or a sheet of paper in which write whatever you have done positive, whatever is the negative part. Okay, clear everyone? So एवरी संडे आपका मॉक टेस्ट होगा। हाँ, जिसका लिंक वगैरह नहीं आता है आपको हर संडे मैसेज करना है ग्रुप पे अपने कोऑर्डिनेटर को, ठीक है? आपका ऑलरेडी टाइम टेबल शेड्यूल आपके साथ शेयर किया गया है कि एवरी संडे आपका मॉक टेस्ट होगा, और लिंक 8:30 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाना चाहिए। इन केस someone is not getting the link, immediately drop the message। 8:30 तक वेट करना है मॉर्निंग में। 8:30 तक अगर आपके पास लिंक नहीं आता है तो आपको मैसेज करना है। इन केस लिंक वर्क नहीं करता है तो भी आप ग्रुप में मैसेज डालो, लिंक सेम हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली आप ग्रुप में मैसेज डालो। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। और हर संडे आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है? तो कुछ भी इश्यू आता है तो टाइमली उसको रेस करो। इन केस किसी ने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आपके ग्रुप में पीडीएफ आ चुका है, आप आज ही या फिर जब भी आपको समय मिले शाम को थोड़ा थोड़ा करके उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना। बट फ्रॉम नेक्स्ट संडे डोंट मिस एनी मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत बड़ा टूल है एनालिसिस करने के लिए कि जेई में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन, इफ पॉसिबल, गो ऑन अ साइबर कैफे एंड देन गिव द मॉक टेस्ट। आपके आसपास कोई साइबर कैफे हो तो वहां 3 घंटे जाओ। टाइमिंग क्या होना चाहिए? सुबह 9 से 12 वाला पहला स्लॉट लो, और शाम अगला जो टाइमिंग है वो 2:30 से 5:30, ठीक है? जो एक्चुअल जेई एडवांस में टाइम होता है 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30, उसी स्लॉट में आसपास कहीं साइबर कैफे पे जाके प्रॉपरली जैसे एग्जाम में दोगे वैसे आप पेपर देके आओ, सो दैट आपको वो जो स्लॉट है, ये 2 स्लॉट में आपका माइंड एक्टिवली वर्क करे, आपको 6 घंटे बैठने की आदत हो। और पेपर को क्या तरीका होता है अटेम्प्ट करने का वो आपको खुद से ही थोड़ा थोड़ा सीखना है। अच्छा, कभी कभी है ना, कुछ कुछ ट्रिक लगा के भी काम हो जाता है। कैसे ट्रिक लगाई जा सकती है? खासकर मैच दो कॉलम्स में, वो सिर्फ मैच दो कॉलम ऐसे आते हैं जिसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप एक या दो ऑप्शन सॉल्व करके इस पूरे मैच दो कॉलम को भी सॉल्व हो सकता है। इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? बहुत इजी हो जाता है। जस्ट 2 या 3 साल पहले ऑनलाइन बैच में एक स्टूडेंट था मेरा, प्रणव, सॉरी, प्रवित रावत, ठीक है? इन 2021 और 22 बैच of Avanti online batch. So he is from general category, and he at that time he got around 94 to 95 percentile. अब वो 94-95 परसेंटाइल आए थे, मतलब कट ऑफ से बस थोड़े से ही ज्यादा थे। तो मेंस में लेवल पे इतना अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलता, ठीक ठाक मिलता, लेकिन मतलब मेंस लेवल का जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोलो तो स्कोर इतना अच्छा नहीं था। जस्ट बॉर्डर पे कट ऑफ पे आया था, 93 का कट ऑफ था, और 94 या 94 पॉइंट समथिंग उस बच्चे के आए थे। तो हमको लगा था कि भाई, उसको भी, खुद को भी लगा था कि सर मेंस लेवल पे इतना कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा, मतलब उतनी अच्छी ब्रांच जो मुझे चाहिए वैसे नहीं मिल पाएगी। तो उसने एडवांस में बहुत अच्छा हार्डवर्क किया, और एडवांस में उसका रैंक मतलब अराउंड 9,500 समथिंग रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक। तो आप देखो कि यही वो बच्चा ऑनलाइन बैच का ही था, सेम स्टेट वो सब कुछ थी, जबकि वो बैच सितंबर में स्टार्ट हुआ था, काफी लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। मतलब एडवांस में भी कभी कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर प्रॉपरली पेपर अटेम्प्ट करो, प्रॉपरली अपनी तैयारी करो, ठीक है? तो आपका अगर मेंस में स्कोर कम भी आया है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है अभी एडवांस में उस चीज को सुधारने का। अभी अप्रैल अटेम्प्ट का भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई भी रिजल्ट हो,
आपको रिजल्ट से गो थ्रू वो नहीं होना है कि रिजल्ट कम है ज्यादा है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगा, इन सब में अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। क्योंकि आपका 18th जब भी आपका एडवांस होगा, एडवांस होने के बाद जेई मेन एडवांस का रिजल्ट आने तक आपके पास लगभग 1-1.5 महीना रहेगा। उस 1-1.5 महीने में कोई काम नहीं रहेगा, तब आप अपने कॉलेज के बारे में सोच सकते हो। अभी आपको कॉलेज के बारे में, ब्रांच के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। जो भी रिजल्ट आए, कुछ भी आए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिजल्ट एग्जाम देने के बाद काफी टाइम होगा, कुछ भी काम नहीं रहेगा, ना कोई क्लासेस रहेगी, ना कोई स्कूल का काम रहेगा, आप दिन भर फ्री रहोगे, तब आप अपने कॉलेज के बारे में सोचते रहना। लेकिन अभी नेक्स्ट जितने भी दिन बाकी हैं आपके पास, 20-30 दिन जो भी बाकी हैं, 25 दिन जो भी बाकी हैं, इन 25 दिन में अपनी तैयारी रखना। इवन दो अगर आपका मेंस का स्कोर कम भी है, कट ऑफ जस्ट क्लियर भी हो गया है, आप अगर एडवांस ढंग से दे दोगे तो आपका शायद आईआईटी में सीट आ जाए, ठीक है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ गिव अप दे दिया है तो मत देना। 25 डेज में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्लियर है? आज का आप एडवांस का पेपर भी देखोगे तो आपको भी ध्यान में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कर सकते थे, ठीक है। और इस जो भी अभी फर्स्ट मॉक टेस्ट में गलती है, उस गलतियों को सुधार के अगला मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से देना। तो हम देखते हैं जितना आज हमारा सा डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। सर आज लीव पे हैं, तो इसलिए मुझे कल ही पता चला शाम को, इसलिए मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ। आई विल ट्राई टू मैक्सिमम जितना हमसे क्वेश्चन डिस्कस हो पाएंगे उतना हम डिस्कस करेंगे। इन केस कुछ क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं, आप फिर अपने आप से खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ओके। हाँ, आज मैं सारा समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये पहला क्वेश्चन था आपका, सब लोग ध्यान से देखो, अच्छा था क्वेश्चन। यहाँ पे 2-3 चीजें देखने लायक थी, एक तो tan इनवर्स एक्स से, और दूसरा साथ में 1/x है। अब पहले बार इसको देख के दिमाग में आ जाता है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन द माइंड, शुड वी अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो 1/x को सेकंड फंक्शन मान लिया, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला थॉट जो जनरल स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो ये आता है कि लेट अस अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, जब सेकंड फंक्शन आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आगे फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पहला जो अप्रोच जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनाते हैं बाय पार्ट्स, लेकिन उससे काम नहीं हो पाएगा, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक चीज देखो, जो लिमिट्स है यहाँ पे 1/4 है और 4 है, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना था। 4 और 1/4 इन दोनों में क्या रिलेशन है, एनीवन? 4 और 1/4 में क्या रिलेशन है, बोलो। 4 और 1/4 क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाँ वेरी गुड, इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, राइट। अगर एक x है या फिर एक 4 है, दूसरा 1/4 है, मतलब एक अगर x है तो दूसरा उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। और tan इनवर्स का भी फंक्शन है, तो रेसिप्रोकल है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक सब्स्टिट्यूशन किया। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो लेट अस डू अ सब्स्टिट्यूशन, x को रिप्लेस कर देते हैं किसी रेसिप्रोकल 1/t से, x की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1/t से, तो पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में करना है। So dx will be replaced by -1/t square dt. dx will be replaced by -1/t square dt. अब इस पूरे इंटीग्रेशन को t के टर्म्स में लिख देते हैं, देखो ध्यान से। x की जगह 1/t है, तो 1/4 की जो लिमिट है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो अपर लिमिट थी 4, अपर लिमिट 4 will convert into 1/4. The numerator part tan inverse x. So at the place of x what will come, 1/t. At the place of 1/t, सॉरी 1/x, 1/x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। 1/x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, है ना। पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर रहे हैं। और dx की जगह क्या आ जाएगा, -1/t स्क्वायर dt। तो देखो ध्यान से, यहाँ से t से एक t पावर कट जाएगा, ये माइनस है, इस माइनस को मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करने में यूज कर रहा हूँ। आपको पता है लिमिट्स को इंटरचेंज करते तो माइनस आ जाता, तो ये माइनस को लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता, तो 1/4 से 4, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/t और tan इनवर्स 1/t। इज इट क्लियर एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया, बोलो। यस सर। वेरी गुड।
अच्छा, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी होती थी, क्या प्रॉपर्टी थी? टेन इनवर्स एक्स को क्या डायरेक्टली हम क्या क्या लिखते थे, या तो कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, लेकिन ये कब लिखा जाता था? जब एक्स पॉजिटिव हो। अगर एक्स नेगेटिव हो तो क्या होता था? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। ये ध्यान रखना है हमको, डायरेक्टली अप्लाई मत कर देना। अगर टेन इनवर्स एक्स एक्स पॉजिटिव है तो ऐसा लिखते हैं, नेगेटिव है तो ये लिखता है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है लिमिट पॉजिटिव है, तो टेन इनवर्स वन बाई टी को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स टी। आपका क्या बन जाएगा? ये कॉट इनवर्स टी बाई टी वन बाय फोर से फोर डी टी। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज करने पे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आप टी करो, यू करो, वी करो, एफ करो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस टी की जगह मैं वापस एक्स लिख दे रहा हूँ। टी की जगह क्या लिख दे रहा हूँ मैं? एक्स, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी है। तो जगह कॉट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिख गया सबको? बोलो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का? बोलो इक्वेशन क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आगे? बताओ। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2। क्या दोनों को ऐड कर दे? क्या समझ में आया? देखो लास्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने x की जगह वन बाई एक्स को वन बाई टी को रिप्लेस किया, पूरे क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया। तो dx की जगह आ गया माइनस वन बाई टी स्क्वायर, वन बाई एक्स की जगह टी आ गया, और x की जगह वन बाई टी आ गया। तो क्वेश्चन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। माइनस की मदद से लिमिट्स को भी इंटरचेंज कर दिया हमने, वन बाई फोर से फोर बना दिया। तो हमारे पास क्या बन गया? अच्छा, टेन इनवर्स वन बाई टी को क्या लिख दिया? कॉट इनवर्स टी। अब प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की कि वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, so we can change the variables. At the place of x we have written, at the place of t we have written directly x. Understood everyone? जल्दी बताओ, कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछो, हाँ या ना जवाब दो जल्दी से, ताकि आगे बढ़े, यस सर। टाइमली फिनिश करना है। ठीक है, आपके पास दो चीजें आ चुकी है। इनिशियल आपका क्या था? टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, वन बाय फोर से फोर, ये पहला पार्ट था। और इसको सिंप्लीफाई करके दूसरा पार्ट क्या आया? वन बाय फोर से फोर कॉट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे 2y बन जाएगा। कॉट टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, कितना होता है? पाई बाई टू। वो पाई बाई टू क्या आ जाएगा बाहर? आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? वन बाई एक्स, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा? एल एन एक्स। तो ऐड करने पे टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई टू। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन था। क्या ऑब्जर्वेशन करा आपने कि बाई पार्ट्स करने से काम नहीं हो रहा था, लेकिन लिमिट्स जो थी वो रेसिप्रोकल थी, इसलिए एक्स की जगह वन बाई टू सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको आगे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कॉट इनवर्स के डिनोमिनेटर में एक्स के सही, यहाँ पे टी था ना, ध्यान से इसको वापस सोल्व करना आप। यहाँ पे जो एक्स था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया वन बाई टी, और डीएक्स की जगह माइनस वन बाई टी स्क्वायर, तो टी से टी कैंसिल हो गया, एक टी नीचे बच गया। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा, डोंट वरी, कैलकुलेशन टफ नहीं है, पूरे क्वेश्चन को बस टी में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? वापस से ट्राई करना, पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करोगे तो अपना आप आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ 0 से 2 पाई में। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, मतलब ज्यादा टफ नहीं था। यहाँ पे आपके पास है टेन थीटा, और यहाँ पे आपके पास है 2 sin थीटा। थीटा के बारे में बोला गया है 0 से 2 पाई में सोचना है। ठीक है, अच्छा, पहला दिमाग में यही आता है स्क्वायरिंग कर दो, लेकिन स्क्वायरिंग करने से आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? टेन थीटा इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि इनिशियली क्वेश्चन में क्या था? रूट ऑफ टेन थीटा। जल्दबाजी में आप इसको सिंप्लीफाई तो कर दोगे, लेकिन ये डोमेन में होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना। तो साइड में लिख लेना, क्या लिखना है साइड में? कि टेन थीटा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो भी फाइनल आंसर आएगा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन में तो आपका ये था ना, आपने स्क्वायर करके रूट हटाया है, लेकिन इनिशियली तो रूट था, तो आपको इस
कभी ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, हेलो, अभी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, यस सर। बता देना इनकेस अगर बीच में कुछ इशू आता है तो। सबसे पहले हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने से पहले लिख दिया कि टेन थीटा शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर क्वांटिटी है। टेन थीटा को लिख देंगे साइन बाय कॉस, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? हम जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछें और इक्वल टू 0 है, ट्राई टू मेक द फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे, साइन थीटा एलसीएम वगैरह लोगे तो 1 माइनस 4 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन थीटा, अच्छा एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा एलसीएम लेके, और ये क्या बनेगा 1 माइनस, इसमें से एक 2 हटा देंगे, एक 2 और तो क्या बन जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे कैलकुलेशन आप चेक करते रहना। यहाँ तक समझ में आया सबको? 2 sin थीटा कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिख दिया तो ये हो गया टेन थीटा। एक फैक्टर आया टेन थीटा और एक आया क्या 1 माइनस 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 का या तो ये 0 का, तो दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेन थीटा 0 होगा। टेन थीटा 0 कहाँ पे होता है, जहां पे साइन थीटा 0 होता है, साइन बाय कॉस होता है ना। और साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे। ठीक है, टेन थीटा मतलब साइन बाय कॉस, तो जहां पे साइन 0 होगा वहीं पे टेन 0 होगा। दूसरा क्या है, ये या तो ये 0, 1 माइनस 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आ जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 2 थीटा कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे, पाई/6 पे। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई/6। तो यहाँ से दो सोल्यूशन, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा पाई/12 और 5 पाई/12। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 4 सॉल्यूशन। अच्छा ये क्रॉस चेक कर लेना, क्या सब पे टेन थीटा पॉजिटिव है? हाँ देखो, इस पे तो पॉजिटिव है ही सी, हाँ 5 सॉल्यूशन। इस पे तो पॉजिटिव है ही सी, और दोनों वो बचे हुए एंगल वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब पे पॉजिटिव है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गए 5। ठीक है, तो ये देखो ये भी डुएबल था, आसान क्वेश्चन था। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक, यस सर। ओके वेरी गुड। अगला लिमिट्स। देखो लिमिट्स ज्यादातर जेई एडवांस में भी ये देखा गया है कि लिमिट से क्वेश्चन बहुत बार इजी आ जाता है, इसलिए ध्यान से करना। आपको स्कोर दे सकता है लिमिट्स का क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर हो, आपको पूरे पेपर में कहीं ना कहीं से इजी क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से उस पेपर को देखना है, जहां जहां इजी क्वेश्चन दिखे उसको पिकअप करना है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, दूसरा लिमिट्स का क्वेश्चन था। दोनों को एक एक करके जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखनी है, पहली बात तो क्या है, लिमिट एंड, ये टफ नहीं था, बहुत आसान था क्वेश्चन, बस एक स्टेप आपको ढंग से अप्लाई करनी थी। लिमिट एन पे ध्यान रखना, लिमिट किस पे है, एन पे। तो एन मेरा वेरिएबल होगा लिमिट के हिसाब से। लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है, एन, ना कि एक्स, क्योंकि लिमिट एन पे अप्लाई हो रही है। एन इंटू 0 से पाई/2 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/n। अंडरस्टूड एवरीवन? dx। अच्छा, लिमिट और इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है, जब इंटीग्रेशन को अलग करके लिमिट का पार्ट अलग से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से पाई/2 लिमिट को हम अंदर ले जा रहे हैं, वी आर टेकिंग लिमिट इनसाइड, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी
दिस इंटीग्रेशन पार्ट में आई हैव टेकन आउटसाइड, आई विल डू लेटर ऑन. लिमिट का पार्ट मैंने अंदर ले लिया. 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/n, और इस n को आप लिख सकते हो डिवाइड में 1/n. न्यूमरेटर वाला n नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/n, और ये dx. तो पहले हम लिमिट को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिमिट को अंदर ले गए. तो अब यहाँ पे और ऊपर वाला जो n था उसको नीचे ले जाके क्या लिख दिया 1/n. नाउ हाउ टू सॉल्व. अब आप देखोगे ये कौन सा फॉर्मेट है. n को इन्फिनिटी रखोगे तो बताओ कौन सा फॉर्म है. n को इनफाइनाइट रखने पे कौन सा फॉर्म आ रहा है. विच इज द फॉर्मेट. इंडिटरमिनेट फॉर्म. पुट द वैल्यू ऑफ n इन्फिनिटी, व्हाट यू आर गेटिंग, टेल मी. यहाँ पे x है और वहां पे ऊपर n है. बोलो जल्दी से. आवाज आ रही है. हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को. यस सर. हाँ, 0/0 फॉर्म. वेरी गुड. n को इन्फिनिटी रखने पे 0/0, 0/0 में आप क्या अप्लाई कर सकते हो. एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक काम करो, थोड़ा इसको और इजी बनाना है दिखने में, तो आप 1/n को कुछ मान लो t. लिमिट्स के अंदर बात की बात कर रहा हूं ना, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं. इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में. इंटीग्रेशन तो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. तो उसको हमको अभी कुछ भी नहीं छेड़ना है, हम सिर्फ लिमिट की बात कर रहे हैं. तो लिमिट में 1/n की जगह अगर t रख दोगे तो t हो जाएगा टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन एक्स की पावर t डिवाइडेड बाय t. अभी भी ये 0/0 ही रहेगा. क्लियर है. ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल. तो 0 से π/2 लिमिट t टेंड्स टू 0. अच्छा, नीचे का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा. ऊपर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा. पावर का पावर जो वेरिएबल है वो पावर में है. बेसिकली कहीं का डिफरेंशिएट करना आपको, साइन एक्स का पावर t, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t. किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में. अंडरस्टूड एवरीवन. है ना. तो यहाँ पे Yes. वेरिएबल जो पावर में, वेरिएबल जब भी पावर में आते हैं हमको क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ेगा पहले डिफरेंशिएट करने के लिए. है ना. ln y इक्वल टू t ln x, क्योंकि मेरा वेरिएबल कौन है, वेरिएबल t है. ध्यान रखो लिमिट्स के हिसाब से वेरिएबल कौन है, t. तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग ले लिया दोनों तरफ. अब लॉग साइन एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन. इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा 1/y dy by dt इक्वल टू ln ऑफ साइन एक्स, t का डिफरेंशिएशन 1. फिर ये y उधर चला जाएगा, y की जगह वापस क्या लिख दोगे, साइन एक्स की पावर t. तो डिफरेंशिएशन क्या आया, साइन एक्स की पावर t इंटू ln ऑफ साइन एक्स. अब फिर आप t की जगह 0 रखोगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करो. अब आगे क्वेश्चन आसान है. अंडरस्टूड एवरीवन. क्या किया, सबसे पहले इंटीग्रेशन वाले पार्ट को बाहर ले गए, अंदर वाले पार्ट में 0/0 का फॉर्मेट था, एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व किया. अब आप टी की जगह 0 रख देना. क्लियर एवरीवन. फिर जो भी आंसर आए उसका इंटीग्रेशन करना 0 से पाइप. इंटीग्रेशन आसान है. बोलो क्या समझ में आया, कर लो क्या आगे सॉल्व. यस. ओके, देखो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों अच्छे थे, तीनों डुएबल टाइप थे. अगला भी क्वेश्चन देखो इसका था, लेकिन आसान क्वेश्चन था. कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर डायरेक्ट मत छोड़ देना, कभी कभी क्वेश्चन इजी भी मिल जाएंगे. ठीक है, चलो इसको देख लो ध्यान से, पढ़ लो एक बार सब लोग. हाँ, क्या आ रहा है, बी या करेक्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. अब देखो ध्यान से, इजी क्वेश्चन था. हाँ, डिफरेंशिएशन
जिस पे लिमिट लगती है, लिमिट जिस पे जा रही है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट किस पे थी? टी पे थी। टी टेंड्स टू जीरो, तो टी के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि लिमिट के हिसाब से वेरिएबल कौन है? टी। टी टेंड्स टू जीरो आ रहा है, लिमिट के हिसाब से टी है, तो ऊपर नीचे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से देखो। एक्स की पावर 6 इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा की पावर 5। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया है, इट्स ओके लेकिन अगर आपको 11 का फंडामेंटल पता हो थोड़ा बहुत, तो मैं हल्का सा यहाँ पे हिंट देके इसको ट्राई करवा रहा हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a प्लस आयोटा b, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है? इसको आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हो। पोलर फॉर्म कैसा दिखता है आपका? r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, यूक्लियर फॉर्म ऐसा कुछ बोलते हैं। e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को क्या बोल सकते हैं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को आप r e की पर आयोटा थीटा लिख सकते हो, या फिर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पे r क्या होता है? r is the modulus of the complex number. r is the modulus of that complex number z. मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड फोर्थ में होगा माइनस थीटा, और यहाँ पे होगा माइनस पाई प्लस थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चार वर्क करता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट विल बी थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट विल बी माइनस थीटा, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। ठीक है, तो इस पहले जब भी हायर पावर आती है, whenever you get a higher power in complex number, try to convert into polar form। मतलब इसको आप cos थीटा और इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। ऐसा क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n। अगर पावर n है तो ये n अंदर एंगल में चली जाती है, तो ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये पावर n जो होती है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये अनदर प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देती है। तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हायर पावर वाले क्वेश्चन आए, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, अब इसका r पता कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा? 5। तो मुझे r को कॉमन निकालना है, r बाहर निकालना है आपको पूरा, और अंदर जो बचेगा वो सिंपल है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो आपको r को आउटसाइड निकालना है, तो यहाँ से 5 को बाहर निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपका r क्या है? ब्रैकेट के बाहर है। तो व्हाट आई एम डूइंग, लिसन केयरफुली, x बार 6 इक्वल टू, आई हैव टू टेक 5 कॉमन, तो टेक 5 कॉमन। तो 5 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 4/5 प्लस 4/5 माइनस 3/5 आयोटा पावर 5। सो आई हैव टेकन 5 कॉमन। अब इस 5 को ब्रैकेट के बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा? 5 की पावर 5 ब्रैकेट 4/5 प्लस माइनस 3/5 आयोटा होल रेज़ टू पावर 5। अब देखो ध्यान से, x की पावर 6 इक्वल टू समथिंग। अब इसको आप cos थीटा और आयोटा साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ये तो हो गया आपका r। तो x की पावर 6 इक्वल टू 5 की पावर 5, ओके, 5 की पावर 5, और यहाँ पे क्या बनेगा? अब इसको आपको थीटा के टर्म्स में लिखना है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया है इट्स ओके। अगर आपको बिल्कुल फंडामेंटल नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं इस टॉपिक। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा करना। अगर आपको फंडामेंटल आता है तो आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब इसको आप लिख दोगे cos थीटा और आयोटा साइन थीटा के टर्म्स में। अब ये एक छोटी चीज हो गई वो वाली, आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ते थे कि सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, लास्ट वाला जो रहता था डी बाई ए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ओके।
देखो ध्यान से, अब इसको हम cos थीटा और आयटा sin थीटा के टर्म्स में लिख देंगे। एक हो जाएगा आपका cos थीटा और एक को लिख दोगे आयटा sin थीटा की पावर 5। अब 5 अंदर आ जाएगा, 5 की पावर 5 अंदर आके क्या हो जाएगा, एक को आपने cos थीटा लिख दिया, एक को sin थीटा लिख दिया। अच्छा, वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप ले लेगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ प्लस में लेना है, ध्यान रखना। ये 5 अंदर आ जाएगा तो क्या बनेगा, cos 5 थीटा प्लस आयटा sin 5 थीटा। तो ये आपको कोई ना कोई क्या है, कांस्टेंट है, एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है। इसको मान लो अभी सी नाम दे दिया मैंने, ये क्या नाम दे दिया, सी। अब ये जो इक्वेशन है इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेसिकली x की पावर 6 माइनस सी इक्वल टू 0। इसका आपको पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो इसको अगर अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन इसकी बनाए, नॉर्मल पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स की पावर प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, सॉरी डीई एफ एक्स प्लस जी इक्वल टू 0। मान लो सारे मैंने ले ली, 6 5 4 3 2 1 0। अब इसको मैं आपको पूछता हूं, इसका बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, किसका रेशियो होगा, एनीवन? इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, हाँ, जी बाई ए पॉजिटिव के नेगेटिव, प्लस जी बाई ए के माइनस जी बाई ए, कैसे पता करेंगे? तो देखो, हाँ यहाँ से यहाँ, हाँ अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। तो जी के साथ क्या रहा है, प्लस, तो जी लास्ट जी बाई ए। कोई पूछेगा सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला माइनस बी बाई ए, जैसे क्वाड्रेटिक में होता है, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये आपका जी बाई, तो यहाँ पे भी सेम है, आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पे बीच की तो टर्म्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, जी बाई ए मतलब माइनस सी बाई ए, ए मतलब कितना है 1, अंडरस्टूड? तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा, माइनस सी बाई ए, मतलब माइनस सी, और सी कितना था आपका, सी कितना था 5 की पावर 5 कॉस थीटा, और ये तो माइनस ऑफ, क्लियर हो गया, बोलो? ठीक। अगला थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अब जनरली इसके पहले आपने जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जहां पे आपके पास ऐसी इक्वेशन आई थी, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू सी। इसका ग्राफ याद है किसी को, एनीवन? ये एरिया अंडर कर्व में ऐसे ग्राफ आते थे, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू सी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो? What is the graph of this function mod x plus mod y some constant c, suppose? How the graph will look like? देखो, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना तो खुद से भी बना सकते हो। मॉड है ना, तो मॉड को डिफाइन करो, दोनों मॉड कहां पे डिफाइन होंगे, 0 पे। तो पहला केस क्या, जब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू सी। x प्लस वाई इक्वल टू सी कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, है ना, इजी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्लियर हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x अगर नेगेटिव है तो ये वाला मॉड नेगेटिव ओपन होगा, y पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन होगा। तो अगली इक्वेशन क्या बनी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। इसको प्लॉट कर दो, x को 0 रखने पे y की वैल्यू c आएगी, और y को 0 रखने पे x माइनस c आएगा, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसे आप फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ऐसी बनेगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसी बनेगी। तो ये इसका ग्राफ होता है कि स्क्वायर आता है, क्या आता है, दिस इज एन स्क्वायर, क्लियर हो गया? तो ये जो ग्राफ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू सी, इस टाइप का ग्राफ होता है। अब यहाँ पे क्या किया है, एक्स में थोड़ा शिफ्ट है, एक्स की जगह एक्स में क्या है, एक्स माइनस ए आई, एक्स माइनस ए आई प्लस मॉड वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट बी आई। अब सबसे पहले आपको ये ए आई और बी आई पता करना पड़ेगा, ये भी आसान था एक्चुअली पता करना, क्वेश्चन दिखने में टफ था, थोड़ा सा अगर मेहनत करते तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाता। सबसे पहले मुझे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है एडवांस के लिए, मल्टीपल चॉइस करेक्ट में मतलब मोर देन वन करेक्ट,
अगर मान लो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसा हमेशा बहुत बार होगा, बहुत बहुत सी बार ऐसा आपको दिखेगा कि चारों में से कोई ना कोई एक दो ऑप्शन बहुत आसान है निकालना। हो सकता है बचे हुए ऑप्शन टफ हो, लेकिन एक आधा ऑप्शन अगर आसान है तो एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको पार्शियल मार्किंग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आंसर मान लो ए और डी आ रहा है ना। तो अगर आप ऑप्शन ए भी सही कर लेते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ए और डी करके आते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ए के साथ कोई गलत ऑप्शन सी कर दिया तो -1 मिलेगा या -2 मिलेगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो आपको ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस करेक्ट में अगर कोई इजी ऑप्शन है वो करके आ जाओ, टफ वाला छोड़ दो, एटलीस्ट पार्शियल मार्किंग में आधे मिल जाएंगे। हमेशा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सी बार मल्टीपल चॉइस करेक्ट मतलब मोर देन वन करेक्ट में कुछ कुछ ऑप्शन काफी आते। एक बार तो डिटर्मिनेंट ही पूछ लिया था एग्जाम में और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, मैट्रिक्स में पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ गए। लेकिन एक आधा ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ही पूछा गया था। तो एटलीस्ट आपको बच्चे में 3 ही ऑप्शन आ रहे, एक ऑप्शन आ रहा है तो एक तो कर दो, तो गो फॉर इजी ऑप्शन। आपको पार्शियल मार्किंग, अच्छा बाकी पे तुक्का मत लगाना। अगर आपको एक आंसर आ गया बच्चे हुए पे श्योर नहीं तो छोड़ के आ जाना, पता चला 2 भी नहीं मिल रहे, -2 आ गया। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आपको इजी ऑप्शन देखिए, इजी ऑप्शन अटेम्प्ट कर लिया करो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे वापिस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि mod x प्लस mod y इक्वल टू सी का ग्राफ ऐसा होता है, ये कि स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में मुझे जो दिया हुआ था x के साथ -ai था। देखो a1 आपको पता है 0, b1 पता है 32, a2 निकालते, मुझे निकालना क्या a3। दोनों ऑप्शन में क्या निकालना है a3। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा a3 और b3 की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे i को 2 रखना पड़ेगा, i को 1 रखना पड़ेगा। i को 1 रखोगे तो i को 1 रखने पे कितना बन रहा है, a2 इक्वल टू a1 प्लस 3/2 b1। आसान है, a1 b1 दोनों ही दिया हुआ था। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 32 बाई इंटू 3/2। यहां से आपके पास a2 आ जाएगा 16 इंटू 3। क्लियर एवरीवन, बोलो a2 आ गया। अब a2 की मदद से a3 निकाल लेना, i की जगह 2 रख दो, i की जगह 2 रख दोगे वापस उस इक्वेशन में, तो ये बनेगा a2 प्लस 3/2 b2। तो a2 की जगह आ जाएगा 48 प्लस 3/2 इंटू b2। अच्छा अब b2 चाहिए, तो b2 के लिए एक और कंडीशन दी इन्होंने, ये रही। तो यहाँ पे b2 कितना हो जाएगा, i की जगह 1 रखने पे, i की जगह क्या रख दोगे 1, तो b2 आ जाएगा। b2 कितना आ जाएगा b1/2, b1 कितना 32, 32/2 दैट इज 16। तो b2 की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो यहाँ से आपके पास a3 की वैल्यू भी आ जाएगी 48 प्लस 3 इंटू 8, 72। अब आपको बस b3 चाहिए, a3 आ चुका है, b3 पता कर लो। b3 वापस यहाँ से निकल जाएगा, i की जगह 2 रख देना, i की जगह 2 रखोगे तो b3 कितना आ जाएगा b2/2, 16/2 दैट इज 8। तो देखो आपको a3 निकालना था, तो यहाँ पे a3 मतलब i की जगह 3 रखना था। i की जगह 3 रखने पे कर क्या बनेगा, x माइनस a3 प्लस मॉड y इक्वल टू b3। तो आपका कर क्या बन गया, x माइनस a3 मतलब 72 प्लस मॉड y इक्वल टू 8। तो ये पहले तो आपने कर्व निकाला। देखो ये a3 b3 निकालने बस काम करवाया था आपको, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी करवाने के लिए। क्या समझ में आया a3 b3 कैसे निकाला है, जल्दी बताओ एवरीवन। ठीक है, आवाज क्लियर है ना अभी, यस सर। ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। मॉड x माइनस 72 प्लस मॉड y इक्वल टू 8। ठीक है, इसका ग्राफ से ड्रॉ करें। इसका जो ग्राफ होगा वही आपका a3 का एरिया बाउंडेड बाय द कर्व a3। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू सी में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ऐसा स्क्वायर टाइप बन रहा था। ठीक है, अब इसी में भी इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मॉड x माइनस 72 है, तो जो पहला वाला मॉड है वो x की वैल्यू 72 पे ब्रेक होगा और सेकेंड y तो 0 पे ही है,
वाई सेकेंड वाला मॉड है वो तो 0 के हिसाब से ब्रेक होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो केसेस बना के, 4 केसेस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या केस पहला, x अगर 72 से ज्यादा हो और y भी पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव और x 72 से ज्यादा, मतलब ये आगे वाला हिस्सा, तब इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों मोड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, हाँ है ना। तो इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इक्वल टू 80। क्या ये बात समझ में आई, बोलो, x प्लस वाई इक्वल टू Yes. 80। अब x प्लस वाई इक्वल टू 80 की ग्राफ कैसा बनता था, x प्लस वाई इक्वल टू 80 का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे 80 से पास होगा और इधर भी कहीं ना कहीं 80 से पास होगा, हाँ है ना, ऐसा ग्राफ होगा, बोलो। x प्लस वाई इक्वल टू 80 की लाइन होगी, ऐसी 80 को मैं 80 से पास करेगी, मुझे 72 से ज्यादा चाहिए था, तो 72 से ज्यादा में कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला। तो इतने पार्ट में ये ग्राफ आया, क्लियर है, अंडरस्टूड। Yes, sir. x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 में इतना पार्ट आएगा ग्राफ का, क्योंकि मुझे मेरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 72 लेनी थी और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट में और x ग्रेटर देन 72 और y ग्रेटर देन 0 में इतना हिस्सा आएगा, तो ये काम हो गया। अगला केस क्या बनेगा कि x मान लो 72 से ज्यादा, y नेगेटिव, ऐसे करके 4 केस बनाओगे, आपको समझ में आ रहा है। x ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन 72 ले लिया, लेस देन 72 लेना है। अगला पार्ट बनेगा कि अगर x की वैल्यू मान लो 72 से कम हो और y नेगेटिव हो, तो अगर 72 से ज्यादा फर्स्ट वाला मॉड पॉजिटिव ही ओपन होगा, x माइनस 72 एज इट इज, और y नेगेटिव है तो नेगेटिव मॉड ओपन होगा, इक्वल टू 8। यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 80। इसको प्लॉट करो, इसको कैसे प्लॉट करोगे, x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है, माइनस 80 है ना। लाइन को कैसे प्लॉट करते, पॉइंट रख रख के, और y को 0 रखने पे x कितना आ रहा है 80, तो इसकी लाइन कैसी बनेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसे आगे तक जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर x की वैल्यू ग्रेटर देन 72, y नेगेटिव, तो ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा आएगा। अब थर्ड केस, x जब 72 से कम हो, वापस बॉक्स ही बनेगा, लेकिन आपको बस बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, x लेस देन 72 और y पॉजिटिव, तो अगर x लेस देन 72 तो ये फर्स्ट वाला मोड नेगेटिव ओपन होगा, और y पॉजिटिव है तो y इक्वल टू 8, यहां जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 70, माइनस माइनस प्लस 72, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, ये 72 माइनस 8 64। चेक कर लेना एक बार, ये कब आई, जब x 72 से कम हो, y पॉजिटिव हो, x माइनस वाई इक्वल टू 64। इसको प्लॉट करो, कैसे प्लॉट करोगे, x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है, माइनस 64, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, तो ऐसे रहेगा। और y को 0 रखने पे x कितना आ रहा है, प्लस 64, तो ऐसी लाइन आएगी। लेकिन आपको y कौन सा चाहिए, पॉजिटिव पार्ट, तो लाइन तो ऐसी बनेगी पूरी, लेकिन आपको कौन सा चाहिए, लेस देन 72 और y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव ऊपर वाला हिस्सा आएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा ग्राफ। इसी तरह सिमेट्री से आपको दिख जाएगा कि अगला पार्ट क्या बचेगा, अगला पार्ट जो बचेगा लास्ट वाला, वो ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो वापिस आपके पास क्या है, स्क्वायर आया, जिसका आपको क्या निकालना, एरिया निकालना, बोलो, अंडरस्टूड। अच्छा, ग्रीन वाला लेस देन 72 के लिए लिया था क्या, हाँ हाँ सॉरी, तो No, sir. फिर अभी Greater than 72 ले लिया था। ग्रेटर देन सर 72, लिखने हाँ में गलती। लिखने में गलती, ओके ओके थैंक यू, ठीक है। वैसे भी हमने पॉजिटिव ओपन किया है, क्लियर हो गया सबको यहां तक, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए या साइड निकालने से, या तो साइड निकालो या फिर हाफ d1 इंटू d2 भी कर सकते हो, तो एक पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। अच्छा, इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट था उसमें क्या लिखा, समेशन आई बराबर 1 से n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर बनेंगे एक्चुअली, सेकंड पार्ट में ये जो बचे हुए दो पार्ट है उसमें क्या बनेंगे, बहुत सारे स्क्वायर बनेंगे, आई के अलग अलग वैल्यू पे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे स्क्वायर, जिनके एरिया क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जो COD ऑप्शन है। तो ये जो स्क्वायर बनेंगे इनका जो एरिया आएगा वो बनेगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बना रहा होगा, इन सबके एरिया को आप जब ऐड करोगे
इन सबके एरिया को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। मतलब ए मतलब फर्स्ट पार्ट का एरिया, आर मतलब कितने से आगे बढ़ रहा है, तो उससे भी सम आपका आ जाएगा। सीओडी पार्ट अगर आपको सॉल्व करना है, जैसे बहुत सारे स्क्वायर बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, और हर स्क्वायर में आप प्रॉपर्टी देखोगे तो जीपी, हर स्क्वायर का जो एरिया है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सी पार्ट और डी पार्ट भी ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट कोई एक पार्ट ट्राई करके आपको आंसर निकालने की कोशिश करना है। घर पे एक बार वो वापस इसको सोचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट टाइम जा रहा है। अगला पार्ट आपका आया था ये वाला, ये दिखने में आसान था बस, लेकिन मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था। अल्फा इसका रूट है, तो दूसरा रूट जो होगा उसको अल्फा के टर्म्स में निकालना था आपको। तो देखो कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 2x इक्वल टू 1 और -1 इक्वल टू 0। इसके एक रूट तो अल्फा ही है, दूसरा रूट मान लो बीटा, मान लो बीटा आपको पता करना है, अल्फा के टर्म्स में बीटा निकालना है। और ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन में अल्फा क्यूब आ रहा है, ऑप्शन में क्या आ रहा है, अल्फा क्यूब और एक जगह अल्फा स्क्वायर, तो आपको कहीं ना कहीं बीटा की वैल्यू अल्फा क्यूब के टर्म्स में निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक रूट इसका अल्फा है, दूसरा रूट बीटा पता करना है अल्फा के टर्म्स में। तो अगर अल्फा रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये है, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बीटा निकालना है तो सम ऑफ द रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ द रूट कितना होता है, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। मुझे पता करना है बीटा, तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस अल्फा। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है और ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन बीटा की वैल्यू आ रही है। अब देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका, बीटा इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे माइनस कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे ऑप्शन में क्या लाना है, अल्फा क्यूब और अल्फा के टर्म्स में ऑप्शन लाना है। 1 प्लस 2 अल्फा क्रिएट हो चुका है, अब रिलेशन क्या है, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 1, ये रिलेशन आपके पास। अब बताओ क्या करूं मैं, यहां तक कैलकुलेशन समझ में आ गई। सम ऑफ द रूट -b/a किया और बीटा की वैल्यू आ गई -1/2 माइनस अल्फा, तो बीटा इक्वल टू दिस, एलसीएम लोगे 1 प्लस 2 अल्फा। क्या करें, 1 की जगह, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, हाँ है ना। यहाँ पे जो 1 है उसकी जगह ये लिख देते, क्योंकि मुझे आंसर अल्फा के टर्म्स में लाना है, और 2 अल्फा जो पहले से था वो एज इट इज, कैलकुलेशन देखते रहना। बीटा कितना आ जाएगा, -1/2, क्या बचेगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और -2 अल्फा कॉमन भी आ जाएगा इसमें से, क्या बचेगा आपके पास, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ। 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या बचेगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 अल्फा कॉमन आ रहा है, तो 2 अल्फा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया। यस ठीक सर। है, अच्छा मुझे अल्फा क्यूब के टर्म्स में चाहिए, अब वापस अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं, या फिर 1 को रिप्लेस कर दो। 1 की जगह वापस क्या लिख सकते हो, ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे अल्फा क्यूब क्रिएट करना है ना। अल्फा क्यूब कब क्रिएट होगा, एक अल्फा तो बाहर आ चुका है, एक अल्फा ब्रैकेट के बाहर आ चुका, अब अंदर अल्फा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाकर अल्फा क्यूब क्रिएट होगा। तो वापस ये जो 1 है, इस 1 को रिप्लेस करके देख लेते हैं, तो -2 अल्फा एज इट इज, अल्फा एज इट इज, 1 की जगह क्या लिख दोगे, 1 की जगह वापस से 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा लिखिए, तो सिंप्लीफाई होगा -2 अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर, कैलकुलेशन आप लोग बस चेक करते रहना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। अब ऑप्शन आ रहा है क्या, सॉरी, अल्फा क्यूब तो आया है, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये माइनस
एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक करो यहाँ तक। 1/2 बाहर था, 1 की जगह आपने लिख दिया 4α² प्लस 2α, एक बन गया 4α। 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो क्या बना 2α² प्लस 2α, 2α कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस 1। ठीक है, सर इस ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा हाँ, ऑप्शन सी भी मैच कर गया, यहीं से मैच कर गया। हाँ, ये देखा ही नहीं अपन ने। ऑप्शन सी यहाँ से मैच कर रहा है। और अल्फा क्यूब के टर्म्स में मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, अल्फा क्यूब के टर्म्स में आंसर क्या आ रहा होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 अल्फा क्यूब और -6 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 8 अल्फा क्यूब -6 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर की जगह वापस अगर अल्फा के टर्म्स में लिखोगे तो वो वापस 1 आएगा। तो 1 तो आपके पास बच जाएगा। ऑप्शन ए और बी में 1 नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो, ये मैनिपुलेशन यस। थी। ठीक है, चलो अगला लाइन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है। प्लेन आपको पढ़ाया जाएगा अभी अगले वीक, 3D में प्लेन की इंट्रोडक्शन होगा। जिसको प्लेन के बारे में नहीं पता, हल्का सा मैं हिंट दे रहा हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये प्लेन की जनरल इक्वेशन। जैसे लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वैसे प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है ये। प्लेन मतलब आपकी कॉपी का पेज, दीवार, ये सब इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखने वाली क्या है, इस प्लेन का आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। जो नॉर्मल होता है वो बहुत आसान होता है निकालना। क्या, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं ये नॉर्मल वेक्टर होता है। इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो ai कैप, bj कैप, ck कैप हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको बस इतनी सी दिमाग में। प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा ai कैप, bj कैप, ck कैप। abc क्या है, abc आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था एक्चुअली। आपको बोला कि लाइन L1 L2 इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पे, तो ए बी और L1 L2 से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो आप निकालो। देखो L1 मान लो लाइन ये थी, एक सेकंड ये पेन टैप चल नहीं रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था। फटाफट देख लो, मैं हिंट दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग करना। देखो मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन मान लो L2 है, और ये किसी प्लेन को ए कोमा बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो प्लेन यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है, तो प्लेन को वो पॉइंट ए कोमा बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये L1 L2 का इंटरसेक्शन है मान लो सी। तो आपको ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो सी निकाल लेते हैं। सी कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाया आपको, ये आपने नई में पढ़ा हुआ है। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पहली वाली लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम करके सेकंड वाली लाइन में पुटअप कर दो, आया ना। तो इस मान लो फर्स्ट वाली लाइन पे L1 पे कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो। L1 पे क्या पॉइंट अज्यूम होगा, 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 4 और 0 लैम्डा प्लस 2। तो ये लाइन L1 पे हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया। एक अच्छी पॉइंट बात क्या है, जेड कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, जेड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 2, तो ये आपको फाइंड करेगा। अच्छा ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही, तो ये वाला पॉइंट इधर रख दो, ये वाला पॉइंट इधर रख दो। इधर रख दोगे एक्स की जगह क्या रख जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6, y की जगह 2 लैम्डा प्लस 4 और z की जगह 2, है ना। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही तो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। मुझे कुल मिला के लैम्डा निकालना है। तो देखो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो -1, यहाँ जाएगा 3 लैम्डा -2/4। तो इन दोनों से हमारा लैम्डा आ जाएगा 3 लैम्डा -2 इक्वल टू -4। तो 3 लैम्डा इक्वल टू -2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है -2/3। ये -2/3 यहाँ रख देना, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अंडरस्टूड, कैलकुलेशन चेक कर लो, बोलो समझ में आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है। हेलो, इज इट क्लियर, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब लाइन और पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो सिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन थी, आर, आर मतलब एक्स वाई जे के जेड के आर हमेशा क्या होती है
चाहे लाइन हो या प्लेन हो। आर क्या होता है, एक्स आई के, आर मतलब जनरल वेक्टर, एक्स आई वाई जेड जे के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा टू प्लस वाई माइनस जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन। अब एक प्लेन का और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक निकाल के सिखा देता हूं, फिर आप दूसरा निकाल लेना खुद से। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान है, जैसे दो लाइंस का निकालते वैसे लाइन और प्लेन का भी निकल जाएगा। देखो ध्यान से, वही चीज करनी, लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना है, प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है, जो काम आपने वहां पे किया था सेम काम यहाँ पे करना है। मान लो ये लाइन L1 है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, मान लो लाइन L1 पे आपने ए को अज्यूम कर लेते हैं। लाइन L1 पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका सिखा रखा है। ए पे पॉइंट अज्यूम करो और प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो। 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 4 और 0 मतलब 2 आ जाएगा, 0 लैम्डा प्लस 2। अब ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देना। प्लेन की इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, जेड की जगह ये, इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। तो आसान है। इसी तरह से लाइन L2 का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। आपको एक ट्रायंगल के अगर 3 पॉइंट पर एरिया निकालने का तरीका आसान है ना। कैसे निकालते हो एरिया, वेक्टर की मदद से, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, इससे आपका क्या आ जाएगा, एरिया डेल्टा। क्लियर, कर लोगे सॉल्व अप एवरीवन, इज इट अंडरस्टूड और नॉट। यस ठीक है, सबसे पहले दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर एक लाइन का और एक प्लेन का। बहुत आसान है, पे पॉइंट अज्यूम करके प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देना, दोनों पॉइंट आ जाएंगे। 3 पॉइंट पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ ए बी क्रॉस ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन आया था आपका, एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आया था और एक कॉम्प्लेक्स नंबर से आया था, दोनों बहुत आसान थे। ठीक है, सबसे पहले तो कभी भी ट्राई करा करो, एकदम डायरेक्ट गिव अप मत दिया करो। अब इसको देख के आधी जनता ने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, दूसरा डिटरमिनेंट दिख रहा है, मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया होगा। एक काम करो सब लोग, इसको सिंप्लीफाई करो, डिटरमिनेंट ओपन करके सिंप्लीफाई करो। अच्छा, सबको इतना तो पता ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला में ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, बोलो जल्दी से। 1 1। और एक और रिलेशन पता होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 जीरो। बस ये दो ही चीज पता होनी चाहिए थी। क्वेश्चन आ रहा, ये किया था एग्जाम में आप लोगों ने, बताओ ये वाला क्वेश्चन कि छोड़ दिया था, किया था या छोड़ा था। अरे हाँ है ना, इतना इतना कौन सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया फॉर्मूला आपसे, या तो जवाब हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो डिटर्मिनेंट को, चलो डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन करो, देखो क्या आ रहा है, बहुत आसान बन जाएगा ये। सिंपली डिटर्मिनेंट को ओपन करो, कैलकुलेट करो। अच्छा, किसी को लैंग्वेज का इश्यू हो तो प्लीज बता देना। इन केस किसी को हिंदी समझ में नहीं आता है तो हैंड रेस करके या फिर चैट बॉक्स में लिख देना। इन केस समवन हैज द लैंग्वेज इशू डू मेंशन, मैं पूरा इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, बताओ कितना आ रहा है फाइनल। जहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हो, इसका यूज करना।
कुछ भी नहीं समझा एटलीस्ट डिटरमिनेंट को ओपन करके क्रॉस चेक कर लिया करो, डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूरा मत छोड़ा करो। एग्जाम में आपका एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क रैंक लाखों में ऊपर नीचे कर देता है, इसलिए डायरेक्टली नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट ओपन करके देख लो, नहीं होगा तो फिर छोड़ देना, छोड़ना तो है ही है ना, 3 घंटे आपके पास। एक बार इसके डिटरमिनेंट ओपन करके देख लिया करो, क्या पता कभी आसान बन जाए। नहीं आसान बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना फिर। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 - 1 कैंसल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, क्या बचेगा Z+1 Z² -1। यहाँ बचा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसल, -ओमेगा Z प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचे तो बनेगा ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा वापस कैंसल, -ओमेगा² इंटू जेड। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, समझ में आ रहा है। ओमेगा 4 की जगह ओमेगा लिख दोगे, ओमेगा ओमेगा कैंसल ना। कैलकुलेशन एक बार आप लोग मिस्टेक होते तो बताइए। यहाँ से जेड भी कॉमन, Z+1 Z-1, तो A² - B², सॉरी यहाँ पे जेड आएगा, है ना। हाँ जेड आएगा, Z² - Z, जेड कॉमन, Z+1 Z-1, A² - B², A + B A - B बन जाएगा। यहाँ बनेगा -ओमेगा² इंटू जेड, और यहाँ क्या बनेगा -ओमेगा⁴ इंटू जेड, दैट इज ओमेगा Z। इस पूरे में से भी जेड कॉमन, Z² - 1, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा ओमेगा² प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। तो -1, और ये ओमेगा² प्लस ओमेगा -1 -1 +1, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बना Z³ इक्वल टू 0। देखो ये पूरी इक्वेशन घूम फिर के क्या आ गई, Z³ इक्वल टू 0। क्या है, समझ में आया? बोलो, चेक करो एक बार। यस सर। है ना। अब देखो क्या ये टफ था, है ना, सिर्फ डिटरमिनेंट को ओपन करके आपको सिंप्लीफाई करना था, आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। तो यही यही चीज आपको सिखाती है कि एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दिखने में अजीब दिखेंगे, एटलीस्ट ट्राई तो करो। Z³ इक्वल टू 0, तो Z इक्वल टू 0 कितने सॉल्यूशन आएंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पूछा था इसमें, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कितना होगा 1। क्लियर है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, आपको सिंपल देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सिंपल प्रॉपर्टी सबको पता होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 + ओमेगा² कितना होता है 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ था ओमेगा, है ना। ओके, आपने इसको सिंप्लीफाई किया और ये आ गया। इसी तरह से जो ऊपर वाला था डिटर्मिनेंट, वो भी बहुत आसान था। 43 बना के आया था एग्जाम में, छोड़ दिया था ये भी। 43 क्वेश्चन हुआ था एग्जाम में या डाउट था? ठीक है, 43 भी आसान है, आप ट्राई कर लेना एक बार खुद से। मैं हल्का सा हिंट देके आगे बढ़ जाता हूँ, एक सेकेंड। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 गिवन थी, आपको क्या क्रिएट करना है, A⁶ - 2 A⁴ B। मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत आसान था, मतलब आसान तो नहीं, ठीक था क्वेश्चन। सबसे पहले तो A² कॉमन आ रहा है, उसको बाहर फेंको, क्या बचेगा A⁴ - 2A² इंटू B प्लस B²। देखो आपको आंसर पूरा ए के टर्म्स में निकालना है, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी पता नहीं, तो आपको इस पूरे को ए के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट अस सी। तो जो इक्वेशन गिवन थी उसको ही चेक करना पड़ेगा, उसमें से बी का कुछ ना कुछ, A 1 B²
प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए इनवर्स को तो हटाना पड़ेगा। ए इनवर्स को हटाने का तरीका एक ही है, मल्टीप्लाई बाय ए। आगे की तरफ से ए से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर, यहाँ पे आई बन जाएगा, है ना, सॉरी ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे आई बनेगा, यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से मुझे एक चीज क्या दिख रही है, बी स्क्वायर की जगह या तो आप लिख दो माइनस ए स्क्वायर बी, या ए स्क्वायर बी की जगह क्या लिख दो, माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे। तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर देता हूँ। एक काम करते हैं, बी स्क्वायर को ही रिप्लेस कर देता, कि सब में से ए स्क्वायर फिर से कॉमन आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी, यहाँ पे ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी, और ये जो बी स्क्वायर था इसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी। वापिस से पूरी इक्वेशन में से ए स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। वापिस रिप्लेस करना है। अब मुझे क्या चाहिए, 2b और बी स्क्वायर चाहिए। कैसे निकालें, 2 कैसे क्रिएट करें और बी स्क्वायर कैसे क्रिएट करें, बताओ। ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ तक कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना। ए स्क्वायर कॉमन, माइनस 2b बचा, और यहाँ पे माइनस, सॉरी बी बचा, सॉरी बी बचेगा ना, कि बी स्क्वायर था, क्या था, 3b, 3b, हाँ यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, तो बी की जगह कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो जगह ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 3b। हाँ अब बताओ ए स्क्वायर माइनस 3b कैसे क्रिएट किया जाए। हाँ बोलो आदर्श। सर ये जो पिछली इक्वेशन है इसमें हम ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बी को हटाने के लिए बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, फिर हमारे पास बी ए बी आ जाएगा ए की टर्म्स में, हाँ फिर बी की वैल्यू बिल्कुल, हाँ पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। correct है। अब इस इक्वेशन में आपको बी चाहिए, तो यहाँ से बी कैसे मिलेगा, पीछे की तरफ से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। जैसे पहले अपन ने ए से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बी क्रिएट हो जाएगा। तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा बी, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे पिछली बार अपन को ए इनवर्स हटाना था तो ए से मल्टीप्लाई किया, और अब क्या चाहिए था, बी चाहिए था, तो बी के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जगह डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 3b, 3b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस 3a स्क्वायर। हो गया सॉल्व। तो ए की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आएगा, सॉरी 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, 4 की पावर 3 बन के 4 को लिख देना 2 के टर्म्स में, अब सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट देखते हैं। fx is a twice differentiable function, f of x equal to f of 2 minus x, then the value of minus 1 to 1 f dash of 1 plus x into x square into e की पावर x square dx। अब देखो ध्यान से, लिमिट क्या है, -1 से 1, लिमिट क्या है, -1 से 1, एफ डैश का टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है। तो जब भी -1 से 1 आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, पहली चीज तो दिमाग में क्या आती है, या तो ऑड इवन चेक कर ले, अगर ऑड इवन का नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, आपने जेई मेंस में किए क्वेश्चन, है ना। जब भी -1 से 1 आता है पहली चीज क्या आती है, या तो ऑड इवन चेक करो, ऑड इवन नहीं समझ में आता है तो फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके सोचो। प्रॉपर्टी 4 भी तो वो उसी का सब पार्ट है। इसको अगर इंटीग्रेशन आई बताऊं, यहाँ पे तो इतना पार्ट पता है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ऑड इवन का पता नहीं मुझे कि ये ऑड होगा कि इवन होगा। तो प्रॉपर्टी 4 ही अप्लाई अगर करेंगे तो प्रॉपर्टी 4 में क्या क्रिएट होगा, -1 से 1, एक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा, है ना। क्लियर है, किंग्स रूल। अब एक जगह एफ डैश 1 प्लस एक्स है, एक जगह एफ डैश 1 माइनस एक्स है, क्या ये क्रिएट किया जा सकता है, कैसे क्रिएट करें। इक्वेशन में क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स ही गिवन है।
और मुझे क्या चाहिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो बताओ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कैसे क्रिएट करूं यहाँ पे। देखो अपना क्वेश्चन आपको रास्ता ले जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट एक्चुअली, और मैक्सिमम बच्चे वहीं पे गिव अप दे देते हैं। स्टार्ट अगर ढंग से कर दोगे, थोड़ा हिम्मत रख के, तो रास्ता अपने आप दिखेगा। अब मुझे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्रिएट करना, तो बताओ इसमें मैं ऐसा क्या करूं यहाँ पे ताकि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स जैसा टर्म क्रिएट हो। बताओ, अपने आप आएगा अंदर से रास्ता, बताओ क्या करें। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कैसे क्रिएट करें फंक्शन के अंदर। हाँ वेरी गुड, एक्स की जगह रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स, या एक्स की जगह रिप्लेस कर दो 1 प्लस एक्स। मुझे क्या चाहिए 1 प्लस एक्स चाहिए, या तो 1 माइनस एक्स रिप्लेस करो या 1 प्लस एक्स रिप्लेस करो, दोनों करके देख लेते हैं जिसमें फायदा होगा। एक्स की जगह फंक्शनल इक्वेशन है ना, तो फंक्शनल इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस पे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो एक्स की जगह अगर आप 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स रिप्लेस करके देखोगे तो देखो क्या आएगा। इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस एक्स है ना। तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो हो गया, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की क्या है, बराबर है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा -1। तो एक दूसरे का क्या है माइनस टाइम से। हो गया सॉल्व अप, बताओ ऐड करोगे खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, है ना। यस सर। देखो एक दूसरे का क्या है माइनस टाइम से, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ डैश 1 प्लस एक्स, दोनों को ऐड करूंगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो 2i इक्वल टू 0, तो आई आपका 0 आ जाएगा। आगे समझ में, देखो क्या सोचा मैंने, -1 से 1 था, ऑड इवन से बन नहीं आ रहा था, किंग्स रूल अप्लाई किया, किंग्स रूल अप्लाई करने पे एक जगह 1 प्लस एक्स, एक जगह 1 माइनस एक्स आ रहा था। मुझे सोचा कैसे क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, अपना आप रास्ता बन गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक ये तरीका है आपका, तो इसलिए इस पेपर को ढंग से वापस एक बार आप रीअटेम्प्ट करना जरूर घर पे, आपको अपना आइडिया लगेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं खुद से। अगली वेराइटी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको तीन तीन ये गिवन थे, इक्वल इक्वल इक्वल, तो इसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम दिस इज सम के, एक्स वाई जेड तो निकालना ही पड़ेंगे ना, जिसको के बराबर अज्यूम करा, तो एक्स कितना आ जाएगा के बाई कॉस थीटा, वाई कितना आ जाएगा के बाई कॉस थीटा प्लस 2π/3, जेड कितना आ जाएगा के बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3। अब ध्यान से देखो, अब दिक्कत क्या है, कॉस थीटा नीचे आ रहा है, कॉस थीटा क्या है नीचे, अगर ये थोड़ा न्यूमरेटर में होता तो मेरे लिए ज्यादा फायदा होता, न्यूमरेटर में अगर ये चीज आती तो ज्यादा फायदा होता, अगर मतलब बेसिकली इसका रेसिप्रोकल मुझे चाहिए। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसी चीज को लिखने का तो क्या तरीका हो जाएगा, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दोगे तो आपके पास अंदर क्या बन जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ऐसा क्यों किया, ताकि ये चीज न्यूमरेटर में आ जाए, क्योंकि आपको पता है 1/x कितना है, इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बाई के, cos थीटा प्लस 2π/3/k, और cos थीटा प्लस 4π/3/k, के बाहर आ जाएगा, और इनका एक बार प्रोडक्ट भी कर देना। क्लियर है आपको, अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, जैसे अंदर वाले को सिंप्लीफाई करोगे बहुत अच्छी चीज बन जाएगी। तो कुछ भी नहीं था, के माना और देखा cos थीटा नीचे आ रहा है, तो 1/x 1/y 1/z की वैल्यू पुटअप कर दोगे। क्लियर है, एक बार इस क्वेश्चन को भी सब लोग घर पे फिर से ट्राई करना। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द इलिप्स ए एंड बी, तो एबीसी का एरिया दिया हुआ है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कितने कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट पी के। देखो ध्यान से, इसको भी स्टैंडर्ड इलिप्स था, अच्छा कोनिक सेक्शन नहीं भी किया हो तो भी इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना चाहिए था आपको, बेसिक है। थोड़ी बहुत चीजें तो कोनिक सेक्शन के एनसीईआरटी लेवल पे सबको पता ही होती है, ये 4, ये -4, ये 3, ये -3, ये पहले इलिप्स बना दिया। लाइन है x/4 y/3 इक्वल टू 1, तो ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है। इसको प्लॉट करोगे, x इंटरसेप्ट कितना है 4, y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये वाली लाइन है। ठीक है, बोला गया इस इलिप्स पे कोई पॉइंट है P, कहीं पे भी पॉइंट P ले लो, और ये लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करती दो पॉइंट पे A और B पे, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है
6√2 - 1। अब एरिया निकाले कैसे? अब देखो इस केस में मेरे पास बेस आसान है। बेस जो है इस ट्राइंगल का ए बी, ये 3 है, ये 4 है, तो बेस कितना हो जाएगा 5। तो बेस की वैल्यू तो पता है। अगर कैसे भी करके हाइट निकाल लो तो काम हो जाएगा। अगर हाइट निकाल लें, क्योंकि बेस तो बहुत आसानी से दिख रहा है, अगर हाइट निकाल लें तो हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया को इक्वेट कर देंगे। हाँ, तो लाइन की इक्वेशन पता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है, x/4 + y/3 = 1। अच्छा, इसके लिए पॉइंट P अज्यूम करना पड़ेगा। अब यहीं पे मेन खेल आता है। इलिप्स पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते हो? स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, याद है किसी को? x² / a² + y² / b² का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ क्या होता है? पॉइंट अज्यूम करने का तरीका। x को क्या अज्यूम करते हैं, y को क्या अज्यूम करते हैं इलिप्स में? बोलो। x² / a² + y² / b² = 1 जो इलिप्स है उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? सर्कल जैसे ही तो होता है। थोड़ा सोचो जल्दी से। जल्दी बताओ। नहीं, वो हाइपरबोला में होता है। इसमें सिंपली क्या होगा, आपको 1 बनाना ना। 1 कब बनेगा? cos² + sin² = 1 बनेगा। तो cos² कब क्रिएट होगा? x की जगह क्या लिख दोगे? a cos थीटा। y की जगह क्या लिख दोगे? b sin थीटा। कितनी बार यूज किया पता होना चाहिए था। ठीक है, एक x की जगह क्या लिखोगे? a cos थीटा, b y की जगह b sin थीटा। कभी भी इलिप्स पे पॉइंट अज्यूम करना है तो x a cos थीटा b sin थीटा अज्यूम करते हैं, ध्यान रखना। तो x की जगह a यहाँ पे क्या है? 4 cos थीटा और 3 sin थीटा। ये पॉइंट अज्यूम कर लिया। तो एक एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 + by1 + c / √a² + b²। ये आपकी इक्वेशन है लाइन की, ये आपका पॉइंट है। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये लाइन की इक्वेशन। तो एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ax1 + by1 + c / √a² + b²। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे ax1, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा? 4 cos थीटा। 4 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा? cos थीटा। y की जगह आएगा 3 sin थीटा। 3 3 कैंसिल, sin थीटा। ax1 + by1 + c, c कितना है? -1 / √a² + b²। √a² + b²। यहाँ से आपकी हाइट आएगी। सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ 5 बनेगा, ऊपर 4 × 3 रूट के बाहर आ जाएगा, नीचे 5 बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos थीटा + sin थीटा -1। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल आ गई। समझ में आया एवरीवन? बोलो। हाइट Yes, sir. निकालना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट = 6√2 - 1। बेस कितना है? 5। हाइट कितनी है? अभी निकाली, 4/3 × 5 cos थीटा + sin थीटा -1 = 6√2 - 1। अब देखो अपने आप चीजें सिंप्लीफाई होगी। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करो। 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल। क्या बचेगा? cos थीटा + sin थीटा -1 = √2 - 1। -1 -1 कैंसिल, तो आपके पास बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। cos थीटा + sin थीटा = √2। इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने हैं। √2 से डिवाइड कर देंगे, याद आ रहा है? जब भी मैंने आपको सिखाया था cos थीटा + sin थीटा की इक्वेशन आती कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? √a² + b² से डिवाइड करते हो, वो सिंप्लीफाई करो। √2 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√2, 1/√2, और ये कितना बन जाएगा? 1। 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो? sin 45 डिग्री, और इसको लिख देंगे cos 45 डिग्री। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? sin a cos b + cos a sin b आया ना? ये बन जाएगा sin ऑफ a + b = 1। अब इसके बाद आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना। क्लियर है? तो कुछ छोटी छोटी चीजें थी। पहली चीज, ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट का यूज किया। एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इलिप्स पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन, इलिप्स और ट्रिग्नोमेट्री तीनों का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज होगा। एडवांस में ऐसा होगा ही, बहुत सी बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, अब इस पे सब लोग ध्यान से देखो। जो कि मैं आपको बताया था कि मैट्रिक्स मैच में कैसे ट्रिक अपनाते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे करते भी हो, जिसको नहीं पता है एक बार सीखो ध्यान से। कभी कभी आपको
किस्मत अच्छी हुई, ऐसा कुछ आया जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जुगाड़ जमाएं, देखो कैसे जुगाड़ जमता है, ध्यान से देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। ऑप्शन ए देखो, ए के लिए क्या क्या आ रहा है, एक पी आ रहा है, मैक्सिमम आर है ना, जुगाड़ कैसे जमा रहे हैं। बी में क्या आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, टी और एक पी आ रहा है। सी ऑप्शन में एस पी क्यू पी। अब देखो सी ऑप्शन थोड़ा अलग है, मतलब यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। और डी ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, क्यू क्यू पी एस। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, ए बी सी डी 4 पार्ट है, चारों को सॉल्व तो करना है। सबसे पहले सॉल्व किसको सॉल्व करने पे ज्यादा फायदा होगा, कौन सा ऑप्शन, मतलब ए सॉल्व नहीं नहीं, इन चारों आप क्वेश्चन को मत देखना, क्वेश्चन को मत देखना, आप देखो इसके हिसाब से। यहाँ पे जो गिवन है, ये जो यहाँ पे एक जो गिवन है, ऑप्शंस जो गिवन है, इस ऑप्शंस के हिसाब से किसको सॉल्व करना ज्यादा फायदा है। देखो सी को सॉल्व करना ज्यादा फायदा है, क्यों, क्योंकि सी में अलग अलग चीजें आ रही है, तो ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट होंगे। यहाँ पे देखो, अगर आप मान लो ए को सॉल्व करते हो और आर आ गया, तो अभी भी आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। बी को सॉल्व करोगे, मान लो टी आ गया, तो भी आपके पास 3 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर सी को सॉल्व करने पे मान लो एस आ गया, तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। सी को सॉल्व करने पे मान लो क्यू आ गया, तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। सी को सॉल्व करने पे पी आ गया, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। अरे हाँ या ना जवाब दो, आता है तो फिर आगे बढ़े। आवाज आ रही है आप लोगों को। यस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करने पे ज्यादा फायदा है, अगर प्रोवाइडेड वो आसान हो। अगर मान लो ऑप्शन नंबर सी आ ही नहीं रहा है, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। 4 पार्ट हो और ऐसे देखना हो कि किसको सॉल्व करने में ज्यादा फायदा है, तो सी। तो मान लो सी को देखते, अब सी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेंस लेवल है, इक्वल टू π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, जब दोनों तरफ एक सिंगल फंक्शन बन जाए, या तो दोनों तरफ को पूरे को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, या पूरे को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, है ना। या तो पूरे को साइन इनवर्स में बदलो, या पूरे को कॉस इनवर्स में बदलो। तो कैसे बदले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 का यूज करके। हाँ पाई, लेकिन किसको कन्वर्ट करना चाहोगे पहले, यहाँ π/2 प्लस है, माइनस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे π/2 प्लस सर कॉस, हाँ एक्स बोलो, की जगह tan थीटा। एक्स की जगह टेन थीटा रख के देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ फायदा नहीं बनेगा, कि देख कॉस एक्स है ना, यहाँ पे हो सकता है फायदा बन जाए, लेकिन यहाँ पे आपको फिर सोचना पड़ेगा। करके ट्राई कर लेना उससे, एक्स की जगह टेन थीटा रख के भी एक बार कोशिश कर सकते हो। या फिर इस कॉस इनवर्स की जगह क्या लिख दोगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स, सही है। यस सर। π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स। अच्छा यहाँ पे तो अभी भी साइन इनवर्स, अब इस पाई को हटाओगे कैसे पर, पाई हटता था कॉस इनवर्स के केस में, अगर कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव होता था तो कॉस इनवर्स में पाई हट जाता था। एक काम करते हैं, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल देते हैं। साइन इनवर्स एक्स है ना, एक्स है मतलब ये एक्स होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स बेस अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। बोलो समझ में आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स 1 माइनस ये लिखती है, क्यों लिखा। अच्छा कॉस इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होती थी, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यस पाई सर। माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स समथिंग को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस। अच्छा ये पूरा कॉस में, इसको भी कॉस में बदल दो फिर, ये कितना है, परपेंडिकुलर 2x, हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेस आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो ये भी कॉस इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ दोनों तरफ साइन भी लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब ये अंदर वाले पार्ट दोनों को कंपेयर कर लेना, जैसे अंदर वाले पार्ट को कंपेयर करोगे, स्क्वायर करोगे, चीजें अपने आप कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही कम बच जाएंगे। क्लियर है एवरीवन, बोलो। एक सेकंड Yes, इसका sir. देख लेता हूँ,
ये वो देखो, इसको बहुत तरीके, टेन थीटा रख के दोनों तरफ साइन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन टफ नहीं था। इसका जो सी पार्ट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे आपने मेंस लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन, तो अलग अलग तरीके, कोई ये तरीका अपना सकता है, कोई साइन ले सकता है, कोई टेन थीटा रख सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं था। क्लियर है? इसका आंसर याद है किसी को क्या आया था? चेक करो एक बार कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत आसान बन रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करने पे एक ही सॉल्यूशन आ रहा था। हाँ, यहाँ से आ रहा था x इक्वल टू ओनली वन सॉल्यूशन 1। इसको सिंप्लीफाई करने पे, मतलब एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करने पे दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 1, x इक्वल टू 1। अच्छा, दो वैल्यू हमेशा क्रॉस चेक करके देखना, क्योंकि जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपके पास आंसर है डायरेक्टली टिक मत करना, उस आंसर को वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करके देखना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक 1 आएगा और एक -1 आएगा, तो 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन -1 रखने पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे रख के देखना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास इसके 1 सॉल्यूशन आएंगे आई थिंक। तो 1 सॉल्यूशन आ रहा है तो मतलब P आ गया, तो P आ गया मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, आया ना? तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे? बी और डी। अब बताओ बी और डी में कौन सा सॉल्व करना चाहिए, ए बी या डी, कौन सा ऑप्शन सॉल्व करें? अब मेरे पास देखो, हाँ, ए का आर देखो, यहाँ पे बी में यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना? बी में यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी टी है, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको किसको सॉल्व करना है, डी को। तो आपको डी को सॉल्व करोगे, क्यू और एस में से जो आंसर आएगा आपका काम बन जाएगा। तो आपको देखो पूरे क्वेश्चन में मैच द मैट्रिक्स में दो ऑप्शन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहले सी सॉल्व किया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ए बी और डी में ए और सी का आंसर ऑलरेडी क्या था, आर और टी, तो ए और बी को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ डी को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्यू और एस में से आंसर आ जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर थोड़ा सा आपको तुक्का भी लगाना हो तो आप देखो ऑप्शन नंबर डी में दो क्यू ऑप्शन आ रहे, तो हो सकता है ज्यादा थोड़े चांसेस है कि क्यू आपका आंसर आ जाए। तो एग्जाम में अगर थोड़ा रिस्क लेना हो तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक सॉल्व कर लियो। अच्छा, ऑप्शन अगर डी भी देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, और ऑप्शन क्या है, क्यू और एस। क्यू में क्या दिया हुआ है आंसर 4, और एस में क्या दिया हुआ है 0। एस में क्या दिया हुआ है 0, और यहाँ पे देखो ट्राइंगल की साइड्स है ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। अब ये साइड्स 0 तो नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी के दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्यू और एस। क्यू मतलब 4 और एस मतलब 0। तो क्या एस हो सकता है इसका आंसर कभी, जहां पे एबीसी के ट्राइंगल की साइड्स है? क्या ट्राइंगल की साइड 0 होगी? बोलो। नो सर। नहीं, नो सर। और ना ही हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मिनिमम आंसर तो 0 तो आएगा ही नहीं। तो एक जुगाड़, एक लॉजिक वहां से भी कभी 0 तो नहीं आएगा, मतलब क्यू ही आएगा। तो आपको इस पूरे 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सॉल्व करना पड़ा, ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्शन सॉल्व करने से पूरे नंबर आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, Yes. तो ऐसे मैच द कॉलम में ऐसी थिंकिंग डेवलप करना, अगली बार जब भी पेपर आता है उसमें से सोचना। आज घर जाके वापिस से जो बचे हुए मैच द कॉलम है, पेपर 1 और पेपर 2 के जो बचे हुए मैच द कॉलम, उसमें भी ऐसा सोच करके देखना। कभी कभी ऐसा बन जाता है, लेकिन हाँ, मान लो कभी नहीं बनेगा तो फिर आपको हो सकता है 2 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। यहाँ पे भी ऐसा आया था एक बार। अब यहाँ पे तो खैर बहुत सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्या ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही हटा दो, ऑप्शन डी को सॉल्व करने की जरूरत भी है क्या? उससे पहले ही बता दे क्यों आंसर है, तो ऑप्शन डी तो आपको सॉल्व करना ही नहीं था, हाँ है ना? अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, ए बी और सी। अब सब में बराबर है, पी इधर, एस एस इधर, आर आर आर, तो कोई भी एक सॉल्व करना पड़ेगा इन तीनों में से। ठीक है, क्योंकि सब जगह सिमेट्रिक बराबर है, इसमें एक भी जगह ऐसा नहीं कि जहाँ पे वो आ रहा हो। इन तीनों में से जो आपको आसान लगे सबसे पहले वो सॉल्व कर ले। जैसे बी ऑप्शन है, ए माइनस बी दिया हुआ, ए प्लस बी दिया हुआ, बी पूछा हुआ, ए पूछा, बी दिया हुआ, ए पूछा, बहुत आसान है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐड कर दोगे, हाँ है ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। दोनों को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी बहुत आसान था, दिखने में टफ था लेकिन आसान था। ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देखो सब लोग, -2 से 2 में फंक्शन का इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ रहा है।
तो 0 कब आ रहा होगा बताओ? -2 से 2 में, हाँ बताओ, ऑड ऑड फंक्शन होगा, या फिर आप बोल सकते हो ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जितना एरिया पॉजिटिव होगा उतना एरिया नेगेटिव होगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं सिमेट्रिक होगा -a से a के बीच में, तभी तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ रहा है। बोलो, ऑड फंक्शन वैसे भी ओरिजिन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं कि नहीं होते? क्या बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। आपको यहां से क्या दिख गया कि फंक्शन ऑड है? ऑड है मतलब ओरिजिन के इधर और ओरिजिन के उधर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इतना बना दिया। अब -2 से 6 में भी ग्राफ दिया हुआ था, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही, -2, तो -2 से 6 में ग्राफ कैसा होगा, इधर से इधर ऐसा ही होगा। अब आगे का कुछ बना लेते हैं, रैंडम कुछ भी बना रहा हूं, मान लो ये बना दिया 6 तक, है ना? तो -2 से 6 में मान लो ये ग्राफ बना दिया, तो मुझे क्या दिख रहा है कि -2 से 6 का आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना आ रहा है, -2। इतने पार्ट का तो आंसर 0 हो चुका है, इतने पार्ट का आंसर तो क्या होता है, 0। मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, -2 होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -2 होगा, है ना? -2 से लेके 6 तक में पूरा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। -2 से 2 ऑलरेडी 0, तो ये बचे हुए पार्ट का कितना होगा, -2 होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपका अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके पॉजिटिव, कुछ और सोचना पड़ेगा। सर वो 6 से 2 तक दिया हुआ ना, तो नेगेटिव हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, सही है सही है सही है। तो -2 आया, इसका उल्टा करोगे तो +2 आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, P। तो इससे बस आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आ गए। अब इन 2 बचे हुए ऑप्शन को आपको किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी आसान था, बी को सॉल्व कर लेना, तो आपको ए और बी को सॉल्व करके ही आपका काम बन जाएगा। क्लियर है सबको? फर्स्ट वाला समझ में आ गया? -2 आया, लेकिन आपको क्या चाहिए था, -2 से 6, तो आप उल्टा कर दोगे। सॉरी, आपको चाहिए था 6 से 2, आपका आंसर क्या आया, 2 से 6 तक का आंसर कितना आ रहा था, -2। 2 से 6 का आंसर कितना आ रहा था, -2, तो 6 से 2 का आंसर कितना आ जाएगा, +2। क्लियर है सबको? हेलो, हाँ या ना, जवाब दो जल्दी से। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच गए आपके, एक पीएनसी का था, एक प्रोबेबिलिटी का था। दोनों क्वेश्चन ऐसे अच्छे लेवल के थे, इवन तो आपने भी पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा उनका टफनेस लेवल अच्छा था। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था, मीडियम हार्ड कैटेगरी के दोनों क्वेश्चन थे। आप लोगों ने सिंस अभी ही पढ़ा है, तो एक बार वापस से उन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करना। और जैसा हमने आज पेपर 1 अटेम्प्ट किया है, पेपर 2 वापिस से खुद से एक बार ट्राई करना, जितने आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके बनाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि सारा टफ है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी आसान थे। ठीक है, पेपर 1 मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। सारे कहीं ना कहीं थोड़े टफ, थोड़े इजी, थोड़े मीडियम, सब तरह के थे, लेकिन डुएबल थे। सोचते तो शायद आंसर बन जाता। अब आपका काम क्या रहेगा, अभी आपका केमिस्ट्री की भी क्लास है, तो उसमें पेपर डिस्कशन होगा, फिर फिजिक्स में भी होगा। शाम को जब ये सारे डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, वापस से खुद से पूरा पेपर सॉल्व करना। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, Yes. इनकेस अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में वापस पूछ लेंगे, लेकिन एक बार खुद से अब अटेम्प्ट करो। एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे, खुद से थिंकिंग डेवलप करोगे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट पेपर में कोशिश करना और इंप्रूव करने की। ठीक है, ओके चल, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप शाम को पेपर अटेम्प्ट कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर।